नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। कोरोना पैंडेमिक को लेकर के सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में हलचल मचा हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा जो आघात हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो ये देखने को मिला है कि अमेरिका, स्पेन, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ईरान, इन सब मुल्कों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि जो कॉन्स्पिरेसी का थ्योरी है वो भी मुख्तलिफ जगहों में यहाँ वहाँ छन छन के आ रही है। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि कोरोना वायरस एक वेट मार्केट से आया है, वुहान के वेट मार्केट से आया है, चाइना से आया है। लेकिन धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन होता रहा तो लोगों ने ऐसी भी बातें कही कि वुहान के अंदर जो वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अमेरिका भारी मात्रा में आर्थिक सहयोग देते रहे हैं, वहाँ पर लैब में भी कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा रहा था, उस वायरस पे काम हो रहा था। चाइना के साइंटिस्ट ने इस बात को बताया है और अपने चाइनीज़ टेलीविज़न में उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस रिसर्च सेंटर के अंदर में 3 चमगादड़ रखे हुए थे और उसके जो डीएनए के फुटप्रिंट्स है वो कोरोना वायरस के फुटप्रिंट से नहीं मिलता है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस स्टोरी को प्लांट किया गया था, लेकिन काफ़ी सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, जहाँ तक कि नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर की जो बात चल रही है, इसमें डिबेट अभी जारी है। अमेरिका में काफ़ी हड़कंप मचा ये देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लगाए गए हैं और ये भी देखा गया है कि जिस हिसाब से पूरे क्राइसिस को अमेरिका ने मिसमैनेज किया है, वो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिस्टम लगभग एक्सपोज हो गया है और एक ज़बरदस्त रिसेंटमेंट यहाँ देखा गया है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और एटलांटा में राइट्स जैसे सिचुएशन हुए हैं और वहाँ पर जो निग्रोज़ हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने रिटेलिएट किया है और पुलिस द्वारा जो भी अत्याचार किया गया उसके ख़िलाफ़ उन्होंने विद्रोह किया है। और ये जो रिसेंटमेंट है, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के दौरान अमेरिका में उसका एक आउटकम देखा जाएगा। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो बहुत सारी बातें टेलीविज़न में दिखाया जाता था। बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपने मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है और सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस हिसाब से मज़दूरों को देखा गया है, माइग्रेंट लेबरर्स को देखा गया है, डेली वेजर्स को देखा गया है कि सैकड़ों मील वो पैदल चलते रहे हैं, भूख से, प्यास से, बिना दवाई के, बिना ट्रांसपोर्ट के। इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, जिसमें मासूम बच्चों की जानें गई हैं, महिलाओं की जानें गई हैं, वृद्ध लोगों की जानें गई हैं। और ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है, कई बार ये देखा गया है कि जब भी किसी प्रोग्रेस की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाता है। जाहिर सी बात है, उन्हें क्रेडिट मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर देश में कहीं किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो रहा है, अगर लोग पीड़ित हो रहे हैं, अगर किसान और मज़दूर और जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे छात्र, उन लोगों को अगर परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपने मन की बात उन्होंने कहा था, उसमें आखिरकार प्रधानमंत्री को ये मानना पड़ा कि सबसे ज़्यादा जो चोट हुआ है वो गरीबों पर हुआ है, वो माइग्रेंट लेबरर्स पर हुआ है। और वो इस बात को कबूल करते हैं कि एक भारी नुकसान हुआ है। और जहाँ तक सवाल है 20 लाख करोड़ पैकेज देने की बात, तो ये एक लोन के रूप में है और इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के रूप में है, किसानों को मदद देने के रूप में है। और कई बार ये देखा गया है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो
कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, जो लोगों के भलाई के लिए जो काम होते हैं, जो इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें मुहैया कराई जाती है, उसको ढंग से टेलीविज़न में या मीडिया में नहीं बताया जाता है। इसलिए एक कन्फ्यूजन का माहौल होता है जिसको विपक्ष अपने लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मंसूबा है सरकार का वो बिल्कुल स्पष्ट है और वो चाहते हैं कि इस क्राइसिस से देश जल्द से जल्द उभरे और इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी ट्रैक पे लाया जाए। और इसी वजह से ये 5th लॉकडाउन जो है, इसको ये कहा जा रहा है कि लॉक को खोला गया है। और जाहिर सी बात है कि इस लॉक को खोलने के पीछे ये है कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंडस्ट्री को पटरी पे लाया जाए और एहतियात बरता जाए सोशल डिस्टेंसिंग का। और जैसे सैनिटाइज़र है, आपके ग्लव्स हैं, मास्क है, आप उन सब चीज़ों को लेकर के चलें, एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जाहिर सी बात है, जहाँ तक टूरिज़म इंडस्ट्री का सवाल है, सिविल एविएशन का है, एयरलाइंस का है, होटल इंडस्ट्री, ये सब बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और इन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भारी इकोनॉमिक नुकसान हुआ है। अब सरकार के लिए ये मुनासिब है कि वो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक पैकेज दें, रिबेट दें, टैक्सों में रियायत दें, सब्सिडाइज करें फूड को, क्योंकि जो राशन है, फूड, हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 चीज़ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हर हाल में सरकार को मुहैया कराना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अभी जो बातें हो रही है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बदलने की बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को बदलने से कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होता है। सवाल ये है कि जो पॉलिसी है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिसी लाते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है, यानी कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पौंडीचेरी, इन सारे जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी कोऑपरेट करें, यानी सेंटर के साथ वो मिलजुल कर काम करें। और सेंटर भी इस बात से खफा ना हो कि अगर किसी स्टेट में अच्छा काम हो रहा है तो उसको वो रिकॉग्नाइज़ करें। अगर ममता कोई अच्छा काम कर रही है वेस्ट बंगाल में, अगर गरीबों को राहत मिल रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है। लाखों लोगों की जानें गई हैं पूरे विश्व में, और कोरोना ने कम से कम इतना तो ज़रूर बता दिया है कि वो ये नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी का है या किसका रंग कैसा है या कौन किस जात का है, वो सबको एक साथ हिट किया है। और इसलिए एक मैसेज है, और ताकि सब लोग मिलजुल कर इस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई करें। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की भाव को मैं पूरा महत्व दूंगा। हमारा गरीब भाई, हमारा गरीब सामाजिक जो हमारा एक संगी है, वो परेशान रहा इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। उनके साथ बहुत अच्छा किया जा सकता था, गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया, बट मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप रहा बहुत बड़ा, जो उन लोगों तक हम लोग उनके वेलफेयर के जो मुद्दे थे पहुँचाने में हम लोग लेट हो गए। मैं गवर्नमेंट को व्यक्तिगत तौर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दोषी नहीं कहूँगा। इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में इफेक्टिवली एक टाइम लगता है, और फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो भी किया वो सराहनीय काम किया। हाँ, ये और अच्छा हो सकता था यदि हम गरीब माइग्रेंट लेबर जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो अपने सह परिवार के साथ यहाँ मजदूरी कर रहे हैं दशकों से, और उनको एक इस तरीके से यहाँ से पलायन करना पड़ा, वो एक दुखदायी तो है। मैं एक बताऊँ आपको कि जो लोग सुबह से शाम तक एक भीड़ भड़के की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, चारों तरफ लोगों को भीड़ देख रहे हैं, चारों तरफ आवागमन देख रहे हैं लोगों का, सुबह से शाम तक टाइम का पता नहीं लगता कि कब टाइम निकल गया। शाम को धाड़ी ली, अपने घर जाके बैठ गए, खाया पिया, अगले दिन फिर आ गए। एक वो जो मोमेंटम था माइग्रेंट लेबर का, एक वो जो उनका एक सामाजिक जो एक उनका एक मूवमेंट था, वो डिस्टर्ब हुआ। मैंने कुछ समय पहले एक छोटी सी कविता लिखी थी। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमारा सहयोग किया था इस कविता को लिखने में।
तो वो कहीं ना कहीं आज की स्थिति को दर्शाता है। ये कविता मैंने करीबन आज से करीबन 30 साल पहले लिखी थी। जो हमारा गरीब भाई है, जो हमारा मजदूर भाई है, ये जो हमारा डेली वेजर है, ये जो आज हमारे सड़क पे ठेला लगाने वाला बंदा है, सब्जी बेचने वाला है, ये लोग रियल सेंस में एक हमारे ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। जितनी अर्बन सोसाइटीज़ हैं, आज यही तबका उन सोसाइटीज़ का निर्माण अपनी सर्विसेज के द्वारा कर रहा है। चाहे तो कंस्ट्रक्शन का लेबर वर्कर हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे दूध बांटने वाला हो, चाहे कोई भी सर्विस सेक्टर का बंदा हो, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक दायित्व है हम सब लोगों का कि हम उनकी तरफ सोचें। तो 2 लाइनें हैं, आप जब ध्यान दें उस पर कि एक गरीब की व्यक्ति को अभिव्यक्ति में अपने मन से कर रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, कि भीड़ भाड़ छट गई तो दर्द बढ़ गया, भीड़ भाड़ छट गई तो दर्द बढ़ गया, खाम खाम में रास्तों के साथ लड़ गया। सैकड़ों सवाल थे, मैं क्या जवाब दूं, हारने का जीतने का क्या हिसाब दूं। वक्त की बिसात पे मुझे चला गया, जो जितने बिल्डर स्वामी थे, जितने ये थे, इनको यूज किया गया, इन बेचारे गरीब तबके को रोक लिया गया, पैसे नहीं दिए गए, रहने का इनका साधन नहीं किया, कि वक्त की बिसात पे मुझे चला गया, फिर बहुत करीब से मुझे चला गया। उनको चीट किया गया बेचारों को, उनके पैसे नहीं दिए गए। वो चले गए जिन्हें वतन नहीं मिला, वो चले गए जिन्हें कफन नहीं मिला। बहुत लोग मर गए सड़कों पर चलते चलते, रेल की पटरियों में कटे हुए मिले, छोटे बच्चे अटैचियों में सिर रख के चल रहे हैं, एक साइकिल के ऊपर 3-3 4-4 लोग सवार हो रहे हैं। वो चले गए जिन्हें वतन नहीं मिला, वो चले गए जिन्हें सड़कों पे भी कफन नहीं मिला। भावना का मोल, अरे बोल किसके पास है, मुझे भी आज दे किसी की आस है, मुझे भी आज दे किसी की आस है। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जो चला गया आप उसको भुला नहीं पाएंगे। वो अपने घर जाके मजदूरी कर लेगा, पर वो शहर में आके मजदूरी नहीं करेगा। वो अपने परिवार के साथ वहां ठेला लगाना पसंद करेगा, शहर में आके ठेला लगा के कमाई नहीं करेगा। और उन्हें करना भी ऐसा ही चाहिए, उन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए। जो उनको दिया गया, अब जब तक कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उनको अपॉइंट नहीं करेगा, उनको इज्जत से लेके नहीं आए, उनको आना भी नहीं चाहिए। ये मेरी सभी माइग्रेंट लेबर वर्कर से मेरी एक आग्रह है। मोदी जी का तो भाव समस्त भारतवासियों के लिए बहुत शुद्ध भाव है। गवर्नमेंट के प्रयास में नहीं कहता कहीं कमी आई है। खासतौर पर यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में जो सराहनीय काम माननीय योगी जी ने किया है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रांत के किसी भी गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया काम किया है, इतने तरीके से काम किया है। आज की तारीख में कोरोना संक्रमित सबसे कम संख्या यूपी के अंदर है, बढ़ नहीं रही है, डेथ रेट कम है। भले ही जो भी एक अफवाह हो रही जमातियों के थ्रू, जो भी माइग्रेंट लेबर के थ्रू, वो सब चीज़ योगी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से संभाली। और मैं सराहना करता हूँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरे यूपी गवर्नमेंट की, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो उन्होंने एक अपनी क्रमबद्धता लेके, हमारे पुलिस भाई हैं, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हमारे और जो भी सर्विस लोग हैं जो इस पूरी मुहिम में कोविड एंटी कोविड मुहिम में काम कर रहे हैं, दे ऑल आर थैंकफुल, दे ऑल आर थैंकफुल। बट भाई गरीबों को भी सोचो, उनका भी सोचो, दिल से सोचो उनका। अब जो हमारे प्रदेश में जो गरीब आए हैं उनका ख्याल रखें भाई, आप उनका ख्याल रखें। कल को इस इकोनॉमी का साइकिल उन्हीं लोगों से चलना है। 10% GDP ग्रोथ रेट जिस कौम की, जिस कास्ट की, जिस प्रोफेशन की कॉन्ट्रीब्यूशन है, यदि वो आपकी बिगड़ गई, आपका पूरा इकोनॉमिक साइकिल बिगड़ जाएगा। RBI, IMF की सब रिपोर्टें रखे जाएंगी, ग्रास रूट लेवल खत्म हो जाएगा। पहला मुद्दा इकोनॉमिक साइकिल में इनकम का आता है। इनकम को डेवलप कीजिए आप, जब हम सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल गेन की और ग्रोथ की हम लोग बात करेंगे। पहले इनकम का ध्यान दें लोगों का। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, उन लोगों का ध्यान दें। एक बात कहूँगा अपनी बात खत्म करते करते कि कितना कम ज़र्फ है ये नगर, अजनबी बन गए मोतबर। कितना कम ज़र्फ है ये नगर, अजनबी बन गए मोतबर। शेर कहना तो बड़ी बात है, यूँ तो कहते रहो उम्र भर, यूँ तो कहते रहो। जस्ट टॉक विद इरफान शेख देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।